चलिए अब देखते हैं टॉपिक 4.5 रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए अभी तक आपने वेक्टर्स का एडिशन देखा। आपने देखा कि कैसे एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर को ऐड करके आप रिजल्टेंट वेक्टर ले सकते हो, जैसे कि वेक्टर a प्लस बी इजकल टू वेक्टर r आप ले रहे थे। अब हमें समझना है कि कैसे हम किसी एक वेक्टर को दो अलग अलग वेक्टर के एडिशन के तौर पे दिखा सकते हैं। यानी कि ये जो वेक्टर है, सपोज कि इसको मैं नाम दे देता हूं वेक्टर आर। ये जो वेक्टर आर है वो दो वेक्टर्स का एडिशन है, ऐसा मुझे बताना है। तो बड़ा आसान है। देखिए मैं इसको एक ये वेक्टर और दूसरा ये वेक्टर, इन दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर बता सकता हूं, है कि नहीं। देखिए ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इजकल टू वेक्टर आर हो रहा है। मैं इन दोनों वेक्टर को कुछ नाम दे देता हूं, जैसे कि इसको नाम दे देता हूं मैं वेक्टर a1 और इसको नाम दे देता हूं मैं वेक्टर b1 करके। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कि वेक्टर r इजकल टू वेक्टर a1 प्लस वेक्टर b1। सही है। लेकिन रुकिए, एक और चीज, मैं इस वेक्टर r को इस तरह से इन दो वेक्टर्स का एडिशन भी बता सकता हूं। जैसे कि इसको मैं नाम दे दूं a2 करके और इसको मैं नाम दे दूं b2। तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर a2 प्लस b2 इजकल टू भी r होता है। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कि वेक्टर r इजकल टू a2 प्लस b2। इतना ही नहीं, अभी एक और ऐसा एडिशन दिखाता हूं मैं यहां पे। मैं इस वेक्टर r को एक ये वेक्टर और दूसरा ये वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन के तौर पे भी बता सकता हूं। इसको मैं नाम दे देता हूं जैसे कि a3 एंड b3। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कि वेक्टर r इज ऑल्सो a3 प्लस b3। तो इस तरह से मैं एक ही वेक्टर r को अलग अलग कई वेक्टर्स की पेयर्स के एडिशन के तौर पे दिखा सकता हूं। आइडियली कहें तो इनफाइनाइट ऐसी पेयर बना सकते हैं हम, ठीक है ना। अब अगर मुझे इसमें ऐसा पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आने वाले वेक्टर्स के एडिशन के तौर पे वेक्टर आर को दिखाओ, तो वो हम कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए ये रहा हमारा वेक्टर आर और मुझे ये कहा गया है कि भाई आप एक ये वेक्टर ले लो और एक ये वेक्टर ले लो। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो आप वेक्टर आर को इन दो वेक्टर्स यानी कि ए और बी वेक्टर्स की डायरेक्शन में आने वाले वेक्टर से ऐड करके दिखाओ। ये समझ में आ रहा है। वेक्टर आर को जिन दो वेक्टर्स के एडिशन के तौर पे आपको दिखाना है, वो दो वेक्टर्स जो हैं वो वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन में आने चाहिए। अब
ये कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं वेक्टर ए की डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, और वेक्टर बी की डायरेक्शन में भी ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। अब जो पहली लाइन है इसको मैं वेक्टर आर के टेल पे ऐसे अरेंज कर देता हूँ, और जो दूसरी लाइन है उसको मैं वेक्टर आर के हेड पे ऐसे अरेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे दोनों लाइन कोइंसाइड हो रही है। सही है। अब मैं इसको एक वेक्टर और इसको दूसरा वेक्टर कह देता हूं। अब इन वेक्टर्स का नाम क्या रखेंगे हम? देखिए, ये जो पहला वेक्टर है इसका नाम मैं रखता हूं लैम्बडा ए, और जो दूसरा वेक्टर है इसका नाम मैं रखता हूं म्यू बी। ठीक है। ऐसा क्यों? देखिए, ये वेक्टर और ये वेक्टर डायरेक्शन वाइज तो सेम ही है, लेकिन ये वेक्टर वेक्टर ए से बड़ा है। अब कितना बड़ा है? तो उसका आंसर है लैम्बडा गुना बड़ा है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे लैम्बडा ए। दिस वेक्टर इज लैम्बडा टाइम्स ग्रेटर देन वेक्टर ए, दैट्स व्हाई इट इज लैम्बडा ए। और ऐसे ही ये वेक्टर वेक्टर बी की डायरेक्शन में ही है, लेकिन उससे कुछ बड़ा है। कितना बड़ा है? म्यू जितना बड़ा है। सो दिस वेक्टर इज म्यू टाइम्स ग्रेटर देन वेक्टर बी, दैट्स व्हाई इट इज वेक्टर म्यू बी। आप यहाँ पे अल्फा और बीटा ये साइन भी ले सकते हो, मीन्स इसको आप अल्फा ए कह दो और इसको आप बीटा बी कह दो तो भी चलेगा। तो इस तरह से मैंने वेक्टर आर को इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन के तौर पे दिखाया। यहाँ ये लेम्बडा ए और म्यू बी का एक खास नाम है। लेम्बडा ए और म्यू बी को कहते हैं कंपोनेंट वेक्टर्स, वेक्टर आर के कंपोनेंट वेक्टर्स। और ये जो प्रोसीजर हमने की इसको कहते हैं वेक्टर आर को उसके दो कंपोनेंट वेक्टर में रिजॉल्व करना। वी हैव रिजॉल्व वेक्टर आर इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स lambda a and mu b. Let me write that. Here it is. Here vector r has been resolved into two component vectors lambda a and mu b. You remember this word component, it is important. Vector r has been resolved into two component vectors lambda a and mu b. दैट मीन्स कि ये लैम्बडा ए और जो म्यू बी है इसको कंपोनेंट वेक्टर्स कहते हैं। किसका? वेक्टर आर का। वेक्टर आर के कंपोनेंट वेक्टर्स हैं लैम्बडा ए एंड म्यू बी। और इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत यह है कि लैम्बडा ए की डायरेक्शन में है और म्यू बी वेक्टर बी की डायरेक्शन में है। हियर वी शुड ऑल्सो मेंशन दैट लैम्बडा and mu are real numbers. चलिए अब एक और वेक्टर का इसी तरह से रिजोल्यूशन करते हैं, लेकिन अब हम x और y डायरेक्शन में इसका रिजोल्यूशन करेंगे। ज़्यादातर आपको x और y डायरेक्शन में ही किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन करने के लिए पूछा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं वेक्टर एक ड्रॉ कर लेता हूं। चलिए, ये है वेक्टर ए। ठीक है। इस बार इसको मैं नाम दे रहा हूं वेक्टर ए। और आपको ये कहा है कि इसको x और y डायरेक्शन में रिजॉल्व करके दिखाओ। अब उसके लिए पहले तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की x और y डायरेक्शन
ऐसे दिखा देता हूं, ये है x, ये ओरिजिन, और ये है y डायरेक्शन। तो आपको वेक्टर ए को रिजॉल्व करना है x और y डायरेक्शन में। तो कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा ए के टेल में से, इस तरह से, जो कि x के पैरेलल जानी चाहिए, x एक्सिस के पैरेलल जानी चाहिए। आप देख रहे हो कि ये x एक्सिस के पैरेलल है। और दूसरी लाइन मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा जो कि ए के हेड से जा रही है और y एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसे आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट होती हुई लाइन दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ पे दो वेक्टर्स अब मैं दिखा सकता हूँ इस तरह से। ये है पहला वेक्टर और ये हो गया दूसरा वेक्टर। ठीक है, अब मैं इस पहले वेक्टर को नाम दे सकता हूँ ए एक्स वेक्टर, और दूसरे वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ ए वाई वेक्टर। तो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। देखिए, यहाँ पे मैंने इसको ए एक्स नाम दिया क्योंकि ये वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, इसलिए इसका नाम मैंने दे दिया ए एक्स, और ये वेक्टर वाई डायरेक्शन में, तो इसको मैंने नाम दे दिया ए वाई। तो आप देख रहे हो कि ये ए एक्स प्लस ए वाई होके बन रहा है वेक्टर ए। तो ए इजकल टू ए एक्स प्लस ए वाई। देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो केस था ये थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें आपको वेक्टर ए की डायरेक्शन में और वेक्टर बी की डायरेक्शन में वेक्टर्स लेके इस वेक्टर आर का रिजोल्यूशन करना था। तो आपने क्या किया कि वेक्टर ए की डायरेक्शन में एक बड़ा वेक्टर ले लिया और उसको नाम दे दिया लेम्डा ए वेक्टर करके, और बी की डायरेक्शन में एक बड़ा वेक्टर ले लिया और उसको नाम दे दिया आपने म्यू बी करके। तो इस तरह से यहाँ पे आपने लेम्डा टाइम्स ए एंड म्यू टाइम्स बी ऐसा वेक्टर लिया है, जबकि यहाँ पे आपको जो रिजोल्यूशन करना था वो एक्स और वाई डायरेक्शन में ही करना था। इसलिए यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कोई वेक्टर तो है नहीं, इसलिए मैंने सीधा इस वेक्टर का नाम ही रख दिया ए एक्स और इस वेक्टर का नाम रख दिया मैंने ए वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इजकल टू ए एक्स प्लस ए वाई में ए एक्स और ए वाई ये वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए एक्स एंड ए वाई are components of vector A in the direction x and y respectively। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का x और y डायरेक्शन में रिजोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और वो है यूनिट वेक्टर। वैसे नाम से ही पता चलता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो ये है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन। देखिए, अ यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो यानी कि 1 हो। यूनिट यानी यहाँ पे वो मीटर सेकंड वाला यूनिट नहीं, यूनिट यानी कि 1, यूनिटी यानी कि 1।
तो यूनिट वेक्टर यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता हो, उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये भी कहा है कि इसका कोई यूनिट नहीं है। इसका नाम है यूनिट वेक्टर, लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं है। मीन्स इसका कोई यूनिट मीटर, सेकंड, किलोग्राम ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका कोई यूनिट नहीं है और इसका कोई डायमेंशन भी नहीं है। ये डायमेंशन लेस है। इसका जो सिंबल है वो देख लेते हैं। इसका सिंबल है ऐसे, कैरेट एन, या फिर कैरेट यू। फिर से समझ लेना, इसको कहते हैं कैरेट एन या कैरेट यू। ये जो साइन है इसको कैरेट बोलते हैं, कभी कभी इसको कैप भी बोलते हैं। कैप एन और यहाँ पे कैप यू ऐसे भी बोलते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है। अब मैं आपको ये यूनिट वेक्टर क्या है वो एग्जैक्टली समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और इस वेक्टर को एक एक यूनिट के सेगमेंट में मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ। ये हर एक सेगमेंट एक यूनिट का है। इसका मतलब ये हुआ, आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेगमेंट हुए। इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर में 5 सेगमेंट है। तो अगर इसका नाम वेक्टर ए है तो आप समझ सकते हो कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि मोड ऑफ ए वो 5 है, ठीक है। मोड ऑफ ए कितना है? 5। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये हर एक सेगमेंट जो मैंने लिया है वो एक एक यूनिट का है। तो अब मैं इसमें से कोई भी एक सेगमेंट ऐसे अलग से डिस्प्ले कर देता हूँ, अलग कलर से। ये हो गया एक सेगमेंट, ठीक है। तो ये जो एक सेगमेंट मैंने वेक्टर के तौर पे अलग से डिस्प्ले किया है, यही है वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है? 1 यूनिट है कि नहीं। ये पूरा वेक्टर 5 यूनिट का है और इसमें से हमने ये 5 सेगमेंट बनाए और उसमें से एक सेगमेंट ये है। इसका मतलब ये यूनिट लेंथ वाला वेक्टर है। तो फिर इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब क्योंकि ये वेक्टर एक ही डायरेक्शन में ही है इसलिए इसको ए का यूनिट वेक्टर कहते हैं और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एन ए कैरेट। इसका नाम है एन ए कैरेट। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है इसलिए कैरेट एन आएगा और ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है इसलिए इसमें एन ए लिखा है। वैसे कभी कभी सिर्फ कैरेट एन भी लिखा जाता है। मैं जरा इस यूनिट वेक्टर को ऐसे अलग से दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर के ऊपर ही हो। यूनिट वेक्टर सिर्फ वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है अभी। अब हम इस यूनिट वेक्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन समझने वाले हैं। मैं जरा इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर ए के लिए, वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 एन ए कैरेट, है कि नहीं। देखिए अब देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो एक यूनिट वेक्टर है ऐसे 5 यूनिट वेक्टर मिला के ये पूरा वेक्टर ए बन सकता है। यस, तो इसका मतलब कि वेक्टर ए क्या है? 5 यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इसलिए मैंने लिखा वेक्टर ए इजकल टू 5 इंटू एन ए कैरेट। अब इसमें से मैं एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिख सकता हूं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू
मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू एन ए कैरेट। सही है, मैंने और कुछ नहीं किया। मैंने यहाँ पे जो फाई है उसकी जगह पे मोड ऑफ ए लिखा, क्योंकि मोड ऑफ ए इजकल टू फाई है। तो अब ये इक्वेशन बन रहा है कि वेक्टर इजकल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, याद रखना कि वेक्टर इजकल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। याद रखना, वेक्टर इजकल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। इसकी हमें हर बार जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये जो यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन दिखाने के लिए ही होता है। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन पॉइंट आउट करने के लिए ही होता है। इसलिए डेफिनेशन में भी आपने देखा था कि इट पॉइंट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इस तरह से ये इक्वेशन पूरे वेक्टर को कंप्लीट करता है। यह है वेक्टर, यह है मैग्नीट्यूड, और यह है इसका यूनिट वेक्टर यानी कि उसकी डायरेक्शन। अब इस इक्वेशन से एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम लिख सकते हैं, और वो है एन ए कैरेट इजकल टू वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इजकल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। याद रखना, यूनिट वेक्टर इजकल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मैं इसको भी ब्रैकेट कर लेता हूं इस तरह से। चलिए, याद रखिए दो इक्वेशन, एक वेक्टर इजकल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर इजकल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। चलिए, अब हम पर्टिकुलरली एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर्स हैं उसका नाम समझते हैं। चलिए, अब देखते हैं हम यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन is denoted by caret I, and y direction is denoted by caret J, and z direction is denoted by caret K। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये सभी स्मॉल है, के भी इसमें स्मॉल है, कैपिटल नहीं है। सो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर के स्पेशल सिंबल्स है, कैरेट आई, कैरेट जे और कैरेट के। देखिए, अगर यहाँ पे मैं कैरेट एन लिखता हूँ तो गलत नहीं है, क्योंकि कैरेट एन जो सिंबल है या फिर कैरेट यू जो सिंबल है वो तो यूनिट वेक्टर का जनरल सिंबल है। लेकिन अगर कोई वेक्टर एक्स डायरेक्शन में ही है तो उसके यूनिट वेक्टर के तौर पे कैरेट आई लिखना चाहिए, ताकि सीधा ही पता चल जाए कि ये वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है। इसी तरह से अगर वेक्टर वाई डायरेक्शन में तो उसके यूनिट वेक्टर में कैरेट जे लिखना चाहिए, जेड डायरेक्शन में तो उसके यूनिट वेक्टर में कैरेट के लिखना चाहिए। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गई y और ये हो गई x एक्सिस। x और y, इसमें मैं थोड़ा सा नंबरिंग भी कर लेता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6, ये 0, यहाँ भी ये ऐसे नंबरिंग आ जाएंगे
1 2 3 4 और 5। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करता हूँ, जरा देखना, ऐसे। ये वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक है। तो अब इस वेक्टर के लिए आप क्या लिख सकते हो, समझिए। आप इस वेक्टर के लिए लिख सकते हो कि वेक्टर ए इजकल टू, देखिए इक्वेशन क्या है हमारा, वेक्टर इजकल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 कैरेट आई। मैंने 4 क्यों लिखा, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस वेक्टर ए की लेंथ जो है वो 4 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4 और इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हो कि एक्स डायरेक्शन में, इसलिए मैंने लिखा कैरेट आई। तो ए इज इक्वल टू 4 कैरेट आई। ऐसे ही एक दूसरा वेक्टर मैं लेता हूं, इस तरह से। ये है वेक्टर वेक्टर बी। तो अब इस वेक्टर के लिए आप क्या लिखोगे, वेक्टर बी इजकल टू 3 माइनस कैरेट जे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो -3 कैरेट जे। अब देख रहे हो कि ये वेक्टर वेक्टर बी अभी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। अगर ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होता तो यूनिट वेक्टर आता कैरेट जे, लेकिन ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, इसलिए यूनिट वेक्टर आ रहा है माइनस कैरेट जे। और आप देख रहे हो कि इसकी लेंथ कितनी है, 3। तो ये हो गया वेक्टर बी इजकल टू 3 माइनस कैरेट जे, या फिर -3 कैरेट जे। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि वेक्टर को अगर हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर से दिखा दें तो हमें वेक्टर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। क्योंकि वेक्टर में दो ही चीज़ें होती है, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है यूनिट वेक्टर। बच्चों, ये यूनिट वेक्टर जो है वो अच्छे से याद रखना, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ है, और इन वेक्टर क्वांटिटीज़ में यूनिट वेक्टर के तौर पे ये कैरेट आई, कैरेट जे, कैरेट के या फिर कैरेट एन आते रहेंगे। तो आपको कब कहाँ पे कौन सा यूनिट वेक्टर लेना है ये बाय हार्ट होना चाहिए। आई होप कि आज के ये टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और ये यूनिट वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, जिसमें हम वापस इन्हीं यूनिट वेक्टर्स का भी यूज करेंगे। वैसे टेक्स्ट बुक में कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स ऐसे करके कोई अलग टॉपिक बना के इसको नहीं दिया है, लेकिन ये एक पूरा अलग टॉपिक ही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आज जो भी हमने पढ़ा उसके क्वेश्चन आंसर्स के पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और लिख सकते हैं।